पहली खबर, मंत्रालय के लिए मारामारी, NEET फ्रॉड पर चुप्पी क्यों? आज हम नेताओं से सीधा सवाल पूछेंगे। मंत्री बनेंगे, क्या पेपर लीक रोकेंगे? नीट को लेकर वो कुछ बोलेंगे। दूसरी खबर, एनडीए सरकार बनने से पहले कैसा चक्रव्यूह तैयार, मंत्री मंत्रालय मुद्दों पर क्या अपनों से घिरेगी मोदी सरकार? तीसरी खबर, क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिशें छोड़ चुका है? हम आज दिखाएंगे इंडिया अलायंस की अदृश्य बिसात। चौथी खबर, क्या यूपी में बीजेपी ने बीजेपी को हराया? क्या पार्टी का भीतरघात मिशन 80 पर भारी पड़ा? पांचवी खबर, अयोध्या में बीजेपी हारी तो बायकॉट ट्रेंडिंग क्यों? अयोध्या वासियों के बहिष्कार की मुहिम चलाने वालों को हम आज आईना दिखाएंगे। लेकिन आज आप सोच रहे होंगे कि फिक्र आपकी में हम आपको दिखाएंगे कि तीसरी बार मोदी सरकार कैसे बन रही है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू किन शर्तों पर सरकार बनाने के लिए राजी हुए हैं। लेकिन नहीं, आज हम राजनीति की बात अभी नहीं करेंगे। पहले हम आपको आज की जो सबसे बड़ी फिक्र है उसके बारे में बताएंगे। देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य की फिक्र की बात करेंगे। 4 जून को जब पूरे देश की नजरें लोकसभा चुनाव के परिणाम पर टिकी थी, कौन सी पार्टी जीतेगी, क्या समीकरण होंगे, इसके इंतजार में लाखों लोग टीवी और मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठे थे। नीतीश किधर जाएंगे, नायडू क्या रणनीति अपनाएंगे, हर किसी के मन में यही सवाल चल रहे थे। लेकिन इसी 4 जून को एक रिजल्ट और आया जिसमें देश के 24 लाख नीट छात्रों के साथ सबसे बड़ा धोखा हो गया, ये कहा जा रहा है। हम इस खबर को विस्तार से बताएं उससे पहले राजस्थान के कोटा से आई एक खबर दिखाते हैं। राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा में एक नीट छात्रा की खुदकुशी कई सवाल खड़े कर रही है। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के रीवा की रहने वाली बगीशा तिवारी के नीट परीक्षा में नंबर कम आए थे, जिससे वो तनाव में थी। इसके चलते उसने मौत को गले लगा लिया। सवाल ये कि क्या कम नंबरों के लिए उसकी पढ़ाई जिम्मेदार है या नीट के छात्रों के साथ हुआ सबसे बड़ा धोखा? ये धोखा कैसे हुआ, किसने किया, क्यों 4 जून को चुनाव नतीजों के शोर में लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा यह मुद्दा गुम हो गया? क्यों किसी राजनीतिक दल ने इस पर आवाज नहीं उठाई जबकि लोकसभा चुनावों में पेपर लीक को जमकर तूल दिया गया? कई पार्टियों ने इसके खिलाफ कड़े कानून की मांग की, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। लेकिन ऐसा क्यों है? आज हम इस पर एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया पर #नीट पेपर रद्द करो, #नीट परीक्षा परिणाम ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आज दिन में कई घंटे ये नंबर 1 पर ट्रेंड करता रहा। सबसे पहले आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। इसी साल 5 मई को देश भर में नीट की परीक्षा का आयोजन हुआ। 24,06,079 स्टूडेंट्स ने नीट यूजी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। 23,33,297 छात्रों ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम वाले दिन इसका रिजल्ट घोषित किया गया। पहली बार 67 छात्रों को 720 में से 720, सोचिए इतनी कठिन परीक्षा है जहां कई बार दहाई में भी टॉपर्स का नंबर नहीं पहुंचता, वो 720 में से 720 अंक 67 छात्रों को मिले। इसके बाद सोशल मीडिया पर रिजल्ट का एक PDF वायरल हुआ। इसमें एक जैसी रोल नंबर सीरीज के 8 छात्र थे। 8 में से 6 छात्रों को पहली रैंक मिली थी, जबकि 2 की रैंक अलग थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछने लगे कि ऐसा कैसे संभव है, क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई घोटाला है? नीट के परीक्षा परिणाम की ये PDF कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक के नीट रोल नंबर, नाम, मार्क्स और रैंक को हाईलाइट किया गया है। यहाँ जो रोल नंबर सीरीज है वो एक जैसी दिख रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सभी छात्र एक ही सेंटर से हो सकते हैं। इनमें से 6 छात्रों को पहली रैंक मिली है, जबकि बाकी 2 छात्रों की रैंक 68 और 69 है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 6 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 यानी फुल मार्क्स मिले हैं, जबकि बाकी 2 के 719 और 718 नंबर हैं। मार्किंग का ये पैटर्न भी सवालों के घेरे में है। अब नीट परीक्षा में 718 और 719 नंबर आने पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, उसका कारण समझने के लिए आपको नीट परीक्षा के बारे में जानना जरूरी है। नीट परीक्षा का आयोजन देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए किया जाता है। नीट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट। हिंदी में इसे राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा भी कहते हैं।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए इस परीक्षा का संचालन करती है। नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र 720 नंबर का होता है, जिसमें छात्रों से 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से उन्हें 180 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। हर प्रश्न के उत्तर के लिए 4 नंबर मिलते हैं, जबकि गलत उत्तर देने पर 1 नंबर माइनस होता है। एक उदाहरण के जरिए हम इसे समझाते हैं। मान लीजिए कि किसी छात्र ने 180 प्रश्नों के सही जवाब दिए तो 4 नंबर प्रत्येक उत्तर के हिसाब से उसे 720 अंक मिलते हैं। अगर उसने 179 प्रश्न किए और एक छोड़ दिया तो उसे 716 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर उसने 179 प्रश्न के सही उत्तर दिए और एक प्रश्न का गलत जवाब दिया तो उसके नंबर 715 हो जाएंगे, क्योंकि एक नंबर नेगेटिव मार्किंग का कट जाएगा। अब जिन छात्रों के 718 या 719 नंबर आए हैं तो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इस पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से सफाई दी गई है। उसने कहा है कि कुछ छात्रों को ग्रेस के नंबर दिए गए हैं। अब एनटीए का ये ग्रेस सिस्टम भी सवालों के घेरे में है। और अब जिन छात्रों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए गए, उसकी भी कुछ कॉपी सोशल मीडिया में वायरल है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एक ही सेंटर के छात्रों को पहली रैंक दी गई? क्या उस सेंटर पर परीक्षा में कोई गड़बड़ी की गई? जब एक प्रश्न 4 नंबर का होता है तो 718 और 719 नंबर कैसे दिए गए? नीट परीक्षा का रिजल्ट 14 जून को आना था, तो अचानक 4 जून को क्यों जारी किया गया? एनटीए की तरफ से सारे सवालों के जवाब तो नहीं दिए गए, हालांकि ग्रेस मार्किंग पर सफाई जरूर सामने आई। एनटीए को 5 मई को आयोजित की गई परीक्षा के संबंध में कई अभ्यर्थियों की तरफ से कम समय मिलने को लेकर शिकायत और कानूनी मुकदमों का सामना करना पड़ा। एनटीए ने सभी मामलों का संज्ञान लिया और 13 जून 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर छात्रों की कम समय मिलने की शिकायत का निपटारा किया। जिन छात्रों ने कम समय की शिकायत की उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, इसलिए अभ्यर्थियों के नंबर 718 और 719 हो सकते हैं। हालांकि नीट के छात्र एनटीए की सफाई को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उधर जैसा कि अक्सर होता है, मामले के तूल पकड़ने के बाद अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। इतने बड़े इम्तहान में, ये 18-19 साल के बच्चे हैं, इतने बड़े इम्तहान में अनियमितता की बात सामने आती है, पेपर लीक की बात सामने आती है, तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि सरकार की तरफ से या होने वाली सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार पक्ष सामने आए जो इसकी जिम्मेदारी ले और उसके साथ साथ आगे का रास्ता बताए कि अगर इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन होना है तो किस तरह का इन्वेस्टिगेशन होगा, ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट किसी भी तरह की एंग्जाइटी में न रहे। कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है गड़बड़ी हो सकती है। इसकी कोई भी एजेंसी हो, उसकी खुद निष्पक्ष जांच हो। मैं हमेशा कहता आया हूँ, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आप इसको ध्यानपूर्वक देखें और इसमें जो भी लैप्सेस हैं इसकी सीबीआई इंक्वायरी करके उनको कड़ी से कड़ी सजा। तो 4 जून को नीट का रिजल्ट घोषित होने से एक दिन पहले 3 जून को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में 5 मई को ही नीट परीक्षा को रद्द कर फिर से कराने की मांग की गई। याचिका में पेपर लीक होने का आरोप लगाया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दोबारा परीक्षा कराने के निर्देश देने की मांग की गई। यानी शुरुआत से ही यह परीक्षा सवालों के घेरे में थी। नीट के जरिए लाखों युवा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। नेताओं की जुबान नीट फ्रॉड पर बंद है, लेकिन सरकार में मंत्रालय को लेकर खींचतान जबरदस्त है। एनडीए सरकार बनने से पहले पीएम मोदी के खिलाफ सियासी चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। उससे पहले एक जरूरी अपडेट, कल 11 बजे संसद में एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और इस बैठक में पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इस बैठक को वो संबोधित करेंगे। कहा जा रहा है कि 9 जून को नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन 2014 और 2019 के उलट इस बार क्या एनडीए सरकार की राह इतनी आसान होगी? दबाव बनाने के लिए चक्रव्यूह कैसे रचा जा रहा है, पहले यह देखिए।
देखिए, एनडीए के सहयोगी दलों में ही टकराव वाले मुद्दे इस चक्रव्यूह में पहली बिसात हैं। दूसरी बिसात टीडीपी जेडीयू की ओर से पोर्टफोलियो को लेकर बिछाई जा रही है। तीसरी बिसात एनडीए में शामिल छोटे दलों की प्रेशर पॉलिटिक्स है। चौथी बिसात गठबंधन से जुड़ी है। टीडीपी जेडीयू के बड़े मुद्दों को हवा देने की कोशिश हो रही है। आपको ये सारी खबरें विस्तार से बताएंगे। अभी मंत्री पद को लेकर सहयोगियों की ये पहली चाल देखिए। एनडीए सरकार में पोर्टफोलियो को लेकर खींचतान कैसे चल रही है, इसे समझने के लिए इस गठबंधन में बीजेपी को छोड़कर शामिल बाकी के 4 बड़े दलों की बार्गेनिंग पावर को समझिए। टीडीपी के 16 सांसद हैं, जेडीयू के 12 सांसद हैं, शिवसेना के 7 सांसद हैं, एलजेपी के 5 सांसद हैं। चारों को जोड़ लें तो ये संख्या 40 बैठती है। इन 4 के दम पर एनडीए सरकार आराम से बनती दिख रही है, लेकिन यही संख्या असल में टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, एलजेपी को अहम मंत्रालय पाने की कुंजी जैसी भी दिख रही है। सूत्रों से खबर है कि टीडीपी अपने 16 सांसदों में हर 4 सांसद पर 1 मंत्री पद चाहती है, यानी वो अपने कोटे से 4 मंत्री पद मांग रही है। इसके अलावा टीडीपी स्पीकर पद भी चाहती है। बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। ज्यादा जोर देने पर डिप्टी स्पीकर पद टीडीपी को मिल सकता है। सूत्रों से खबर है कि जेडीयू अपने 12 सांसदों में हर 3 सांसद पर 1 मंत्री पद चाहती है। खबर यह भी है कि जेडीयू कोटे से ललन सिंह, दिलेश्वर कामत और सुनील कुमार कुशवाहा केंद्रीय मंत्री बनाए जा सकते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर आज दिल्ली में नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू नेताओं की एक बैठक हुई। नीतीश ने उनसे आगे की रणनीति पर चर्चा की। अब खबर यह है कि कल सुबह 9:30 बजे नीतीश कुमार के आवास पर जदयू संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें जदयू के सभी निर्वाचित सांसद शामिल होंगे और नए सिरे से दोबारा बातचीत होगी। मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। डिमांड का होता है, काहे का डिमांड होता है। अब आते हैं एनडीए में शामिल शिवसेना और एलजेपी रामविलास पर। शिवसेना के पास 7 सांसद हैं। चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सांसद की ताकत रखते हैं। ये दोनों ही दल 2-2 मंत्रालय मिलने की उम्मीद पाले हैं। हालांकि चिराग पासवान अभी यही बात दोहरा रहे हैं कि वो मंत्रालय पाने की लड़ाई में शामिल नहीं है। उनका बस एक ही सपना है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मैं पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूं। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। चिराग पासवान जो भी कहे, लेकिन राजनीति ऐसी चीज है कि मन में लड्डू फूटता है और मन की बात मौके पर चौका मारने के समय बाहर आती है, पहले नहीं। तो अभी तक मोदी के 2 कार्यकाल में सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व मिला है, यानी उनकी संख्या के अनुपात में मंत्री पद देने की बजाय केवल सांकेतिक नुमाइंदगी दी गई। सांकेतिक प्रतिनिधित्व में सहयोगियों को नागरिक उड्डयन, भारी उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, स्टील, जन वितरण और उपभोक्ता मामलों जैसे मंत्रालय दिए गए। लेकिन मोदी 3.0 में सहयोगी दलों की भूमिका काफी अहम होगी। तो ऐसे में बदली परिस्थितियों में बीजेपी को उनकी संख्या के हिसाब से मंत्री भी बनाने होंगे और इसका मतलब होगा कि मंत्री परिषद में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या घटेगी और सहयोगियों की संख्या बढ़ेगी। अब सवाल यह है कि रक्षा, वित्त, गृह और विदेश जैसे अहम मंत्रालय पर बीजेपी क्या करेगी। जेडीयू की ओर से रेलवे की डिमांड है, इस पर बीजेपी क्या फैसला लेगी। बीजेपी की रणनीति बताने से पहले यह जान लीजिए कि बीजेपी बीच का रास्ता निकालते हुए सहयोगी दलों को कौन कौन सा विभाग देने को इच्छुक है। सूत्रों के हवाले से जेडीयू को क्या मिल सकता है, यह जानिए। पंचायती राज्य ग्रामीण विकास मंत्रालय। टीडीपी को क्या मिल सकता है, नागरिक उड्डयन और स्टील जैसे मंत्रालय। शिवसेना शिंदे को क्या मिल सकता है, भारी उद्योग मंत्रालय। एनडीए के दूसरे सहयोगियों को और कौन से मंत्रालय मिल सकते हैं। देखिए, वित्त, रक्षा जैसे अहम मंत्रालयों में राज्य मंत्री का पद, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पर्यटन, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज, सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग एनडीए के दूसरे सहयोगियों को मिल सकती है। सूत्रों से हमारे पास खबर है कि बीजेपी सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में आने वाले 4 मंत्रालय डिफेंस, फाइनेंस, होम और एक्सटर्नल अफेयर्स यानी रक्षा, वित्त, गृह और विदेश अपने पास रख सकती है।
इस पर बीजेपी सहयोगियों से समझौता करने के मूड में नहीं है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण, युवा से जुड़े मामले और कृषि मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी। असल में ये पीएम मोदी की बताई गई 4 जातियों गरीब, महिला, युवा और किसान के लिए योजनाओं को लागू करने में सबसे अहम विभाग है। इसके अलावा रेलवे, सड़क परिवहन भी बीजेपी अपने पास रख सकती है, क्योंकि इनमें बड़े सुधार किए गए हैं और बीजेपी इन मंत्रालयों को सहयोगियों को देकर सुधार की रफ्तार धीमी नहीं करना चाहेगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 और 2019 में बीजेपी ने अकेले 272 पार किया था। तब गठबंधन धर्म निभाने की मजबूरी नहीं थी। अब मोदी सरकार नहीं, एनडीए सरकार बनेगी, तब गठबंधन धर्म निभाने की मजबूरी ज्यादा होगी। सहयोगी दल नाराज ना हो, इसके लिए उन्हें मनाने की जिम्मेदारी निभानी होगी और बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उसके मुताबिक ये जिम्मेदारी अमित शाह और राजनाथ सिंह निभाएंगे। दोनों वरिष्ठ नेता एनडीए के सहयोगी दलों से बातचीत करेंगे, एनडीए में दूसरे दलों को शामिल कराने का जिम्मा संभालेंगे। बीजेपी सूत्रों से खबर है कि मंत्रालय का बंटवारा हो या फिर मंत्रियों की संख्या, बीजेपी सहयोगियों की चिंता को ध्यान में रखेगी, सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलेगी। हालांकि सूत्र बताते हैं कि बीजेपी इस चक्कर में दबाव में भी नहीं आएगी, खासकर जेडीयू की अनावश्यक मांगों के आगे नहीं झुकेगी। गठबंधन धर्म का पालन करेगी और ये पालन भी नियमों के तहत होगा। खबर यह भी है कि नीतीश पाला न बदल पाए, इसके लिए बीजेपी की ओर से राज्य स्तर पर भी कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने आज दिल्ली उड़ान भरने से पहले पटना में क्या कहा, ये सुनिए। नीतीश जी बिहार के सबसे बड़े नेता, इसमें दिक्कत कहाँ है? साथ में है सबको, ये साथ एकदम सब है। देखिए, मुख्यमंत्री जी बिहार में हमेशा प्रमुख रोल में रहे हैं और एनडीए को उन्होंने कहा है कि हम पार्ट थे, हैं और रहेंगे। एनडीए सरकार बनने से पहले बिहार में नीतीश कुमार को बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में देखने लगी है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि 2025 में नीतीश कुमार की अगुवाई में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। और ये गठबंधन सरकार चलाने की कैसी मजबूरी है, समझना मुश्किल भी नहीं। तो एनडीए सरकार सही से चले, इसमें पेच सिर्फ मंत्री पद और मंत्रालय ही नहीं है, बल्कि सहयोगी दलों के वो बड़े मुद्दे भी हैं जो बीजेपी के साथ टकराव की वजह बन सकते हैं। कैसे, आपको उन मुद्दों की लिस्ट में दिखाता हूं। और ये रहे वो मुद्दे बिग वॉल पर। किन मुद्दों पर सहमति और किस पर टकराव, ये आप समझिए। देखिए, मुद्दा एक देश एक चुनाव हो, जिसमें बीजेपी कह रही है लागू हो, जेडीयू सहमत है लेकिन टीडीपी इसका विरोध कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बीजेपी के कोर एजेंडे में है, जेडीयू इस पर आम सहमति चाहती है और टीडीपी इसके विरोध में है। अग्निवीर योजना, बीजेपी ने इसको लागू किया है और वो कह रही इसमें बदलाव नहीं। जेडीयू ने आज इस पर मुखर होकर पुनर्विचार करने का दबाव बनाया है। टीडीपी का रुख अभी इस पर साफ नहीं है। परिसीमन बीजेपी के एजेंडे में है, ये बहुत अहम है, वो इसको लागू करना चाहते हैं। जेडीयू ने अभी इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन टीडीपी इसके विरोध में है, क्योंकि दक्षिण की पार्टियों को इसका नुकसान हो सकता है, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा जातीय जनगणना, इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बीजेपी ने बिहार में इसका समर्थन किया है। जेडीयू पूरे देश में जातीय जनगणना चाहती है और टीडीपी ने अभी इस पर रुख साफ नहीं किया है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाया। अग्निवीर पे समीक्षा की बात कर रहे हैं और यूसीसी पे भी। देखिए, पूरी तरह राजनाथ जी ने अपना बयान दिया है, उस पूरी समीक्षा के लिए चिंता किया है। सर, खबरें आ रही हैं कि आपको समन किया। अग्निवीर जो देश के सैन्य पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है, जो नई पीढ़ी के नौजवान रोजगार के सुअवसर खोजते हैं, उनको मानसिक परेशानी नए नीतिगत फैसले से हुए, इस पर पुनर्विचार की जाने की आवश्यकता है। अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे,
उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। और दिलचस्प यह है कि विशेष राज्य का दर्जा और जाति जनगणना को लेकर जेडीयू टीडीपी की जो प्रमुख मांगे हैं उन्हें दोनों दल अभी खुलकर भले ही ना उठा रहे हैं, लेकिन इस बहाने कांग्रेस उनकी मांगों को उठाकर पीएम मोदी को घेरने में जुट गई है और ऐसा करके वो असल में टीडीपी और जेडीयू पर भी दबाव बना रही है। सुनिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी से 4 सवाल क्या पूछे। आने वाले 1/3 प्रधानमंत्री से हमारे 4 सवाल हैं, 2 आंध्र प्रदेश को लेकर और 2 बिहार को लेकर। आंध्र प्रदेश में पहला सवाल है, 30 अप्रैल 2014 को पवित्र शहर तिरुपति में नरेंद्र मोदी जी ने यह वादा किया था कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जाएगा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ताकि निवेश भारी मात्रा में आए। 10 साल हुए, ये नहीं हुआ। क्या अब वो आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, विशेष दर्जा देंगे? दूसरा सवाल, विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा इस्पात का कारखाना है, उसको निजीकरण करने के लिए पिछले कुछ 5 सालों से नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। क्या ये सारी पार्टियां ने इसका विरोध किया है? क्या अभी भी वो निजीकरण के पक्ष में है? एक सवाल तो 2014 में बिहार के लिए भी उन्होंने वादा किया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, विशेष दर्जा दिया जाएगा ताकि निजी निवेश आए, टैक्स छूट मिले निजी निवेशकों को। नीतीश कुमार जी ने 10 साल से ये मांग की है, प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़े। पर अब क्या वो बिहार को भी विशेष दर्जा देंगे? और चौथा और अंतिम सवाल जाति जनगणना को लेकर है। नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना कराई बिहार में, और हमने ये मांग की है, कांग्रेस पार्टी ये मांग की है कि सारे देश में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना होना जरूरी है, और इसका समर्थन नीतीश कुमार जी ने भी किया है। क्या प्रधानमंत्री ये आश्वासन देंगे कि देश भर में सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना होगा? तो कांग्रेस मोदी को मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रही है और एनडीए मोदी की ताजपोशी में जुट गया है। शपथ की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसी खबरें हैं कि 9 जून को नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ ले सकते हैं, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए विदेशी नेताओं को न्योता भेजा जा सकता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेजा जा सकता है। मॉरिशस और भूटान के नेता भी आमंत्रित किए जा सकते हैं। खैर, एनडीए के बाद अब खबर इंडिया गठबंधन की। क्या इंडिया गठबंधन ने खुद को सरकार बनाने की रेस से बिल्कुल अलग कर दिया है? गठबंधन नेताओं के बयान और हलचल देखकर ऐसा लग नहीं रहा है। हालांकि बुधवार को जब इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई तो बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगा। बीजेपी सरकार के खिलाफ जन आकांक्षा को साकार करने के लिए सही समय पर उचित कदम उठाएंगे। अब सवाल यही है कि वो सही समय क्या होगा? क्या इंडिया गठबंधन सही समय का इंतजार कर रहा है या फिर सही समय लाने के लिए बिसात बिछा रहा है? बुधवार को शाम करीब 4:30 बजे से 5:30 बजे तक एनडीए गठबंधन की बैठक हुई। इसके करीब 5 घंटे बाद यह तस्वीर सामने आई। एनडीए सरकार के किंग मेकर माने जाने वाले टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन दिल्ली एयरपोर्ट पर एक दूसरे के साथ दिखे। मुलाकात की इस तस्वीर के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में कई तरह के कयास लगने लगे। अगले दिन गुरुवार को एक हलचल और दिखी। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी की तरफ से शामिल सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा अचानक संजय राउत से मिलने दिल्ली में उनके घर पहुंच गए। इंडिया गठबंधन की बैठक में भले ही अंदर से खबर आई हो कि अभी सरकार बनाने की कोशिश नहीं की जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे का सोचना थोड़ा अलग है। शायद यही वजह है कि पिक्चर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और राघव चड्ढा जो हैं वो शिवसेना यूबीटी के जो सांसद है संजय राउत, उनके घर पर जो है मिलने आए हैं। सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। जनादेश मोदी सरकार के खिलाफ है। अब सवाल ये कि क्या संजय सिंह सरकार गठन पर एक राय बनाने के लिए संजय राउत से मिलने पहुंचे थे? क्योंकि संजय राउत ने इस मुलाकात के बाद जो बयान दिया उसमें कई संदेश छिपे हैं। मोदी जी रिटायरमेंट के मूड पे है, तो उनकी एक इच्छा है कि तीसरी बार कसम ले लूं, तीसरी शपथ ले लूं। बुजुर्ग है, सीनियर है, बड़ी पार्टी है, बहुमत चाहे ना हो तो उनको अधिकार है सरकार बनाने का। न्योता मिलेगा तो जाएंगे, तीसरी कसम लेंगे, तीसरी कसम के बाद चौथी कसम हमारी है।
संजय सिंह ने गुरुवार को संजय राउत के साथ टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से भी मुलाकात की। अभिषेक बनर्जी भी टीएमसी की तरफ से बुधवार को इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल थे। जिस वक्त खड़गे ने सरकार के लिए सही समय वाली बात कही थी, अभिषेक बनर्जी वहां मौजूद थे। अब सवाल उठ रहे हैं कि अचानक कुछ घंटों में ऐसा क्या हुआ कि गठबंधन में शामिल कुछ दल सरकार बनाने की बातें करने लगे, जबकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस सही समय के इंतजार में है। असल में इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। सीटों के लिहाज से एनडीए गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है। इंडिया गठबंधन के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। जनता के बीच गलत संदेश न जाए, इसके लिए गठबंधन कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहा। हालांकि अटकलें लग रही हैं कि बैकडोर से बहुमत जुटाने की कोशिशें चल रही हैं। सूत्रों से खबर है कि महाराष्ट्र के सांगली से निर्दलीय जीतने वाले पूर्व कांग्रेस के नेता विशाल पाटिल को साथ लाने की तैयारी हो रही है। नतीजों के बाद से लगातार नीतीश नायडू से भी संपर्क की कोशिश हो रही है, क्योंकि 2019 में चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार को तानाशाह सरकार बताकर विपक्ष को एकजुट करने में लगे थे, तो वही बीते साल यही काम नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस में भूमिका निभाकर की थी। इंडिया गठबंधन की इसी हलचल को देखकर रणनीतिक या राजनीतिक पंडित ये कयास लगा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में पर्दे के पीछे कुछ तो खिचड़ी है जो पक रही है। वैसे इंडिया अलायंस एनडीए सरकार बनने से पहले पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक कर रहा है। राहुल गांधी भी आक्रामक है। आज उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयानों का जिक्र करके भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप खटाखट लगा दिए। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि एग्जिट पोल के बाद कैसे शेयर बाजार चढ़ा और रिजल्ट के दिन कैसे गिरा। पीएम मोदी और अमित शाह के बयानों का इससे क्या कनेक्शन है, इसकी जेपीसी जांच होनी चाहिए, यह उन्होंने मांग की। बीजेपी की तरफ से उन्हें पीयूष गोयल ने जवाब दिया, कुछ तथ्य रखे और कहा कि राहुल गांधी ऐसी बातें हार की हताशा में बोल रहे हैं। आपको बता दें कि एग्जिट पोल के बाद निफ्टी 733 अंक और सेंसेक्स 2507 अंक चढ़ा था, जबकि 4 जून को रिजल्ट के दौरान मार्केट क्रैश कर गया। निफ्टी 1379 अंक और सेंसेक्स 4389 अंक गिरकर बंद हुए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि शेयर बाजार के चढ़ने और गिरने से खुदरा निवेशकों को करीब 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं ने कहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स को मैसेज दिया है कि आपको स्टॉक खरीदना चाहिए। उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि एग्जिट पोल्स गलत हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है, और वो जानते थे 3 जून को और 4 जून को क्या होने वाला है। हम सब जानते हैं कि इक्विटी मार्केट अलग अलग समय पे चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के हिसाब से अलग अलग आंकड़े जब रिजर्व बैंक पेश करता है, अलग अलग विकास के आंकड़े जब आते हैं, उसके हिसाब से इक्विटी मार्केट में बदलाव होते रहता है। 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और हजारों लाखों करोड़ रुपए का चुने हुए लोगों को फायदा हुआ है। और हम इंक्वायरी चाहते हैं प्रधानमंत्री पर, होम मिनिस्टर पर, जिन्होंने एग्जिट पोल किया उन पर, और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन पर। अनाप शनाप आरोप लगाए। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की हार की हताशा से अभी तक शायद राहुल गांधी जी उभरे नहीं है। तो एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग देखने को मिली, तो 2014 और 2019 में बीजेपी को बम्पर सीटें देने वाले राज्य यूपी से एक सवाल उछला कि क्या 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ही बीजेपी को हरा दिया। इस बहस ने तब और जोर पकड़ा जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। फडणवीस के इस फैसले को शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक नया एंगल दे दिया। संजय राउत ने कहा कि फडणवीस का कदम योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने की चाल है और पार्टी में उन पर एक्शन की तैयारी है।
देवेंद्र फडणवीस की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी की दुर्गति हुई। आपने यहाँ पे कहा कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी है, ये भी है, ये भी है। ऐसा आपको क्यों लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फीलिंग्स है कि योगी जी को हटाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। दरअसल 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। उनके साथ दोनों डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली आए। उन्हें बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेना है। यूपी बीजेपी की कोर कमेटी के साथ हार की समीक्षा भी होगी। यूपी के सीएम से पहले महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस दोपहर को ही दिल्ली पहुंच गए। वो राज्य में हुई बीजेपी की हार पर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न उत्तर प्रदेश को लेकर है। यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल भी सवाल उठा रहे हैं और अपने भी अलग अलग तरह से आरोप तो लगा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यूपी में भितरघात हुआ है? क्या आपसी खींचतान में बीजेपी के हाथ से यूपी निकल गया? यूपी में बीजेपी की हार और भितरघात के आरोपों पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। – 2014-2019 में बीजेपी के अपने दम पर बहुमत हासिल करने में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाथ रहा है। लेकिन 2024 में जब वो बहुमत से दूर हुई तो यहां भी सीन में यूपी ही आ रहा है। पार्टी को सीटों के साथ वोट प्रतिशत का भी झटका लगा। 2019 में बीजेपी को यूपी में 62 सीटें मिली थी, जबकि इस बार वो 33 सीटें हासिल कर पाई। यानी सिर्फ इसी एक प्रदेश में 29 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 2019 में यह आंकड़ा करीब 50% था, जो इस बार घटकर 41.37% है। यानी लगभग 9% का डेंट लगा। जाहिर है इतनी बड़ी हार पर आरोप और सवालों का सिलसिला शुरू होना ही था, और वही हुआ। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद ने टीवी 9 पर बड़ा दावा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनके बेटे संजय निषाद बीजेपी के भीतरघात का शिकार हुए। इंटरनल पॉलिटिक्स हुई। निश्चित रूप से इंटरनल। भाई आप जब मंच पर भाषण दे रहे हैं कि भाजपा हमारी माँ है, पार्टी हमारी माँ है, और उसके बाद इलेक्शन के 1-2 दिन पहले उसके खिलाफ काम करें। संजय निषाद के बेटे और बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर 92,000 से ज्यादा वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा। संजय निषाद ही नहीं, बीजेपी की एक और सहयोगी दल एसपी भी अपनी एकमात्र सीट घोसी नहीं बचा पाई। यहां से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हार गए। उनकी हार पर ओपी राजभर खुलकर भितरघात बोलने से बचते रहे, लेकिन समीक्षा की बात जरूर कही। उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और समीक्षा का जो रिजल्ट आएगा हम लोग आपको बताएंगे। आवाज बीजेपी से उठ रही है। 2019 में प्रयागराज सीट जीतने वाली रीता बहुगुणा ने टीवी 9 पर संकेत दिए कि अगर उनको टिकट मिलता तो जीत तय थी। मुझे लगता है कि कुछ प्रदेश की ओर से सही फीडिंग दिल्ली में नहीं की गई और मेरे सीट के बारे में कुछ भ्रांतियां पैदा की गई। तो मुझे लगता है कि कुछ भ्रम की वजह से मेरा टिकट कटा। लेकिन आप जानते हैं 80 साल का हमारा इतिहास परिवार का वहाँ पर है, और उसी सीट से मैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी सब एमपी लड़ चुके हैं, रह चुके हैं। जिन लोगों ने भीतरघात किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी मंत्री ने, अगर किसी विधायक ने बेईमानी करी है, किसी अगर आपके पदाधिकारी ने, तो उसको तुरंत आपको पिनलाइज करना पड़ेगा। पूर्व कांग्रेस नेता रही रीता बहुगुणा जोशी का मानना है कि भीतरघात पर कार्रवाई न होने की वजह से कांग्रेस का आज ये हाल हुआ, इसलिए बीजेपी को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। आपको बता दें कि सबसे पहले यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना ने हार को लेकर बयान दिया था। उनका दावा है कि अति आत्मविश्वास ने यूपी में पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। कई कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि अति आत्मविश्वास की वजह से ये हमको सीटें कम मिली। चुनाव के पहले चरण से ही बीजेपी में अंदरूनी कलह तेज हो गई थी। अंदर ही अंदर पार्टी के कुछ नेता एक दूसरे को निपटाने में जुट गए थे। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को सब कुछ पता है। अब पार्टी के खिलाफ काम करने वाले विभीषणों पर पार्टी कार्रवाई जल्द करने वाली है। बस समय तय होना बाकी है। तो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले पार्टी के कई नेताओं की यही शिकायत है कि उनको अपनों से दगा मिला है। मुजफ्फरनगर में चुनाव हार चुके संजीव बालियान के बीजेपी के विधायक रहे संगीत सोम ने खुला विरोध किया था। अब सबको लग रहा है कि हार को लेकर यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है।
चुनाव लड़ने वाले कई नेताओं ने पार्टी नेतृत्व को भीतरघात की जानकारी दी है, जिस पर पार्टी नेतृत्व ने उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी। पार्टी नेतृत्व के पास बंद लिफाफे में भीतरघात करने वाले नेताओं की रिपोर्ट पहुंचने लगी है। कहा जा रहा है कि 14 नेता अब तक अपनी रिपोर्ट भेज भी चुके हैं। बीजेपी में भीतरघात की सुगबुगाहट के बीच एक चर्चा अयोध्या में बीजेपी को मिली हार पर भी तेज है। नतीजे आए 2 दिन बीत चुके हैं और सोशल मीडिया पर एक वर्ग लगातार अयोध्या में मिली बीजेपी की हार पर बायकॉट अयोध्या अभियान चला रहा है। वहां के लोगों के सामाजिक आर्थिक बहिष्कार की अपील की जा रही है। ऐसी हरकतों को कहां से जायज मान सकते हैं? कोई भी संजीदा व्यक्ति इन कोशिशों का समर्थन नहीं करेगा। आप पहले कुछ पोस्ट देखिए। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, अयोध्या के लोगों को जल्द ही अपनी गलती का एहसास होगा। एक दूसरे यूजर ने लिखा, मैं अपनी कमाई का 1 रुपया भी अयोध्या के लोगों पर खर्च नहीं करूंगा। तीसरे यूजर ने लिखा, गजब है अयोध्या के लोग, मंदिर बनवाने के बाद बीजेपी को ही हरा दिया। #बायकॉट अयोध्या को ट्रेंड करो। अयोध्या के लोगों के खिलाफ यह नफरत क्यों फैलाई जा रही है, जबकि अयोध्या में बीजेपी को हार किन कारणों से मिली? भव्य राम मंदिर निर्माण के बावजूद बीजेपी अयोध्या कैसे हार गई? मंथन शायद इस बात पर होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी से इतने खुश हैं कि मिठाइयां बांटकर जश्न मना रहे हैं। राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी को हार क्यों मिली? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये दावा सुनिए। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। अखिलेश यादव ने जो बातें कही, कमोबेश वही बातें अयोध्या से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते अवधेश प्रसाद ने भी कही। इन्होंने अयोध्या के नाम पर देश को ठगने का काम किया, देश में भ्रम पैदा करने का काम किया और झूठ मूठ का प्रचार किया कि हम राम को लाने वाले लोग। राम को लाने वाले लोग नहीं, राम तो बहुत पहले अपने आप आए हैं। दोनों बीजेपी विरोधी नेता हैं और दोनों के ये बयान राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन अयोध्या में बीजेपी की हार आंकड़ों में देखें तो बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद से 54,000 से अधिक वोटों से चुनाव हारे। अवधेश प्रसाद पासी समुदाय से आते हैं। अयोध्या में लगभग 3.5 लाख पासी मतदाता हैं। कुर्मी और पासी का वोट बीजेपी से एसपी की तरफ शिफ्ट हो गया। मौर्य, निषाद, पाल, कोरी का बड़ा वोट बैंक भी एसपी की तरफ गया। इसके अलावा यादव और मुस्लिम वोटर्स ने अवधेश प्रसाद को वोट दिया, जबकि बीजेपी के साथ ब्राह्मण, बनिया का वोट एक मुश्त गया। लेकिन अगड़ा बनाम पिछड़ा की इस लड़ाई में नुकसान बीजेपी को हुआ। सियासी पंडित बताते हैं कि लल्लू सिंह के एक बयान ने भी इस चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। संविधान बदल देने वाला बयान याद कीजिए। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पर ही बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक चाहिए। इसके अलावा राम मंदिर कार्ड को भी बीजेपी नीचे तक नहीं पहुंचा पाई। अवध की 90% सीट बीजेपी हार गई। गोंडा और कैसरगंज को छोड़कर 100 किलोमीटर के दायरे में बीजेपी के लगभग सभी उम्मीदवार चुनाव हार गए। यानी राम मंदिर के अलावा शायद बीजेपी सियासी गुणागणित में पीछे रह गई। यही वजह है कि यूपी में उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और यूपी में 2 लड़कों ने जनता से कई गेम चेंजर वादे किए थे, इससे उनकी सीटें बढ़ी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ऐसा ही एक वादा था, महिलाओं को हर महीने 8,500 रुपए खटाखट देने का। राहुल गांधी ने चुनावी भाषणों में सरकार बनाने के बाद हर महीने गरीब महिलाओं के अकाउंट में 8,500 रुपए डालने का वादा किया था, लेकिन नतीजों में इंडिया अलायंस की सरकार बन नहीं पाई। बावजूद इसके देश के कई शहरों में कुछ महिलाओं को लगा कि ये रुपए 4 जून के बाद ही मिलने लगेंगे, तो इसे पाने के लिए प्रदेश कांग्रेस दफ्तरों में भीड़ उमड़ने लगी। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाद अचानक महिलाओं की लंबी लाइन लग गई। वहां पर लखनऊ में
इन महिलाओं के हाथों में कांग्रेस का एक गारंटी कार्ड था और जुबान पर सवाल था कि 5 जून की तारीख निकल गई और इनके बैंक खाते में अब तक 8,500 रुपए आए क्यों नहीं। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। 8,500 रुपया। देश की गरीब महिलाओं के अकाउंट में हर महीने खटाखट 8,500 रुपए के इस चुनावी वादे ने ऐसा असर किया कि महिलाएं 4 जून के अगले ही दिन कांग्रेस दफ्तरों के बाहर जुटने लगी, इस उम्मीद में कि शायद इसकी पहली किश्त मिल जाए, लेकिन उन्हें निराश लौटना पड़ा। तो कहा था 8,500 रुपया मिलने मिलेगा, चली जाओ, तुम्हारी कुछ परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हम चलो, बहुत से कह रहे सरकार बन गई है, तो वही उम्मीद में हम लोग भी हैं कि सरकार बन गई है और हम लोग को उम्मीद भी है कि ये सरकार बनेगी। कांग्रेस ने अपने गारंटी कार्ड में 5 न्याय के वादे किए थे। इनमें से एक था नारी न्याय, जिसके तहत गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलने थे। कांग्रेस मैनिफेस्टो का यह वादा जब चुनावी मंच तक पहुंचा, तब राहुल गांधी ने इसमें खटाखट वाला नया फ्लेवर डाल दिया और इसी ने गरीब महिलाओं की उम्मीद बढ़ा दी। फॉर्म मतलब जब सब लेके जा रहे थे तो हम लोग ने पूछा ये काहे के लिए है, तो फिर बताने लगे कि 8,500 रुपये महीना आएगा, गरीबी दूर होगी, इसी उससे हम लोग आ गए। कुछ दिन पहले ऐसी ही तस्वीरें बेंगलुरु से भी आई थी, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं अपना खाता खुलवाने के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंच गई थी, क्योंकि किसी ने अफवाह उड़ा दी थी कि 4 जून के बाद कांग्रेस पार्टी महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 8,500 रुपए ट्रांसफर करेगी। लेकिन अब कांग्रेस ने बीजेपी पर महिलाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है। हमने घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि जब हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी तो हम लोगों को देंगे। हम आज भी उस पर कायम हैं। गवर्नमेंट हमारी इंडिया गठबंधन की बनेगी तो हम 8500 रुपए खटाखट देंगे। इस पर भले ही सियासत शुरू हो गई हो, लेकिन 8,500 रुपए की आस लेकर पहुंचने वाली महिलाओं को निराशा जरूर हाथ लगी है।